हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसला तीसरी दफा मौखर। बुशरा बीबी, बानी पीटीआई और वकला पेश ना हुए। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसला ना सुनाने की वजह जज की मर्जी को करार दिया। फैसला ना सुनाने की वजह मुज़ाकरात या फिर कुछ और, नई बहस छिड़ गई। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई भी बढ़ गई। शेर अफजल मरवत फिर फंस गए। पार्टी की आदत पर तनकीद महंगी पड़ गई। शो कॉज नोटिस जारी। शदीद दबाव के बाद मरवत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने नौजवानों को जलाओ घिराव से दूर रहने का मशवरा दे दिया। पीटीआई पर शदीद तनकीद, फौजी जवानों की कुर्बानियों की तारीफ भी कर दी। और कौमी असम्बली इजलास, ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर तंज के निश्तर बरसा दिए। बेइख्तियारी के ताने देने वालों को इख्तियार वालों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। इसके अलावा मुल्क माशी क्राइसिस का शिकार। एफबीआर ने अपने अफसरान के लिए 6 अरब की गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। 1010 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की एडवांस रकम जारी। 1000 गाड़ियों की खरीदारी क्या माशी बहरान में जेब देती है? अहम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, सेनेट खजाना कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सलीम साहब, उस इशू पर तो हम आएंगे कि एफबीआर ने जो गाड़ियों के ऑर्डर दिए हैं 1000 गाड़ियों के तकरीबन, और 6 बिलियन रुपीस है वो अमाउंट बनता है। लेकिन थोड़ी सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी आपसे बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, हुकूमती कमेटी में आपके लोग भी शामिल हैं। आपको किस तरफ ये मुज़ाकरात जाते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ नतीजा भी निकलेगा कि नहीं? देखिए जी, पॉलिटिकल सिस्टम में तो मुज़ाकरात कभी बंद नहीं होने चाहिए। मुझे याद है जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हमारे भी उनसे मुज़ाकरात होते थे, मगर वो कभी भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे हम बात नहीं करेंगे, हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत नहीं है। तो वो उनका ये माइंडसेट ही नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे चला जाता है, कैसे मुज़ाकरात होते नहीं होते, क्या वजह है, क्यों मुज़ाकरात होने चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये मसला है उनके साथ। तो अब जो हो रहे हैं मुज़ाकरात, और अब कहा जा रहा है कि तीसरा राउंड भी जो है वो हो जाएगा, तो कुछ नतीजा निकलेगा इनका, या आपके ख्याल में जो है जैसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है? देखिए, वो पीटीआई का माइंडसेट है। मुज़ाकरात से तो हर इंटरनेशनल मसलों के रिजल्ट निकल जाते हैं। ये तो हमारा डोमेस्टिक मसला है, पार्टियों का मसला है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी वो यूएन में जाके रिजॉल्व होगा। तो ये मैं समझता हूँ, ये जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल हु से सच थिंग्स कि कोई फायदा क्या है, कोई ये क्या है। फायदा क्यों नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज तो मुज़ाकरात के बगैर कभी चली ही नहीं है। हम आज तक पीएमएलएन के साथ मुज़ाकरात किए, बीपी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वो भी हमारे लिए बहुत बातें करते थे किस्म की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सियासत में मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा सलीम साहब के कुछ टाइम पहले ही बिलावल साहब ने ज़बरदस्त अहम रोल प्ले किया 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। फिर जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क के सदर हैं। क्या पीपीपी कोई ब्रेक थ्रू करा सकती है, कोई खुसूसी रोल जो है वो प्ले कर सकती है पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान इन मुज़ाकरात से हटकर भी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी रोल इसमें अहम है। और पीपल्स पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। और पीपल्स पार्टी का हमेशा यही रोल रहा है कि सियासी हल निकालें हर मसले का। लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा ख्याल रबिया के कहने का जो असल मकसद था कि जरदारी साहब इस मुल्क के सदर हैं और आपका कोई ऐसा कोई डायरेक्ट कोई खान साहब से उस तरह का आपकी पार्टी का डायरेक्ट उतना क्लैश नहीं है जितना नवाज शरीफ साहब का या खान साहब का एक ज़ाती मसला बन चुका है। तो वो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब बीइंग द प्रेसिडेंट, तो वो कोई रोल नहीं प्ले कर सकते थे कि वो इनको बिठाए, नवाज शरीफ साहब को, खान साहब को। दरमियान में बातें भी हुई थी कि शायद जरदारी साहब हैं दोनों पार्टीज़ के हेड्स को अप्रोच करेंगे। कोई इस तरह की कोई मूव की बात हो रही है? डू यू थिंक कि जरदारी साहब ने कभी डिस्कशन की हो या कभी उनको अप्रोच किया गया? सर देखिए, वो लेवल तो क्लासा साहब आएगा जब इस मुज़ाकरात का कोई आउटकम होगा या नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वो तो एक फाइनल लेवल है ना, कि उस पे जाके मामला कोई हल हो।
तो मेरा ख्याल है उसमें भी मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट अपना रोल क्यों ना प्ले करे, वो जरूर करेंगे where he feels that he needs to play the role। आपने अभी बात की बड़ी ये खूबसूरत बात की कि 90s में जो बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब की जो हमने महाभारत देखी, बैटल देखी, और बहुत सारे उसमें मतलब डल्टी वार्स भी थी, तो इसके बावजूद अगर जरदारी साहब उनके साथ एक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब की और खान साहब की या इवन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो क्यों नहीं करा सकते? उनके बारे में तो कहा जाता है वो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते होते हैं इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, तो वो खामोशी से सारा ये तमाशा क्यों देख रहे हैं सर? Why is not interfering? देखें क्लासर साहब, हर चीज का वक्त होता है ना, एक प्रोसेस होता है। अब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, पहले तो मुज़ाकरात के लिए वो तैयार ही नहीं थे, वो कहते हैं हमें किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, जिनसे हमें बात करनी है हम उनसे करेंगे। तो ये सारी बातें तो उनकी आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। तो पहले तो वो इस माइंडसेट से आए कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, कोई हल निकालना। मतलब ये आप उनको थका रहे हैं, ये मतलब है इमरान खान साहब उनकी पार्टी को थकाया जा रहा है ज़हनी तौर पर, इंटेलेक्चुअल सियासी तौर पर, कि पहले आप माने कि जिन लोगों से आपने बातचीत करनी हो तो कहते हैं वही वाली बात कि डाकू चोर हैं, हमने हाथ नहीं मिलाना। तो आप ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, मुश्किलात देख के उसके बाद वो ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि हाँ अब बात हो सकती है कि इन लोगों से जिनको वो पसंद नहीं करते। सो ये जरदारी साहब वेट कर रहे हैं थोड़ा सा उनके फटीग होने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है क्लासर साहब। हम तो देखें पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, कई दफा कई लोगों से मुज़ाकरात हुए, फेल हुए, फिर दोबारा हुए। देखिए मैं समझता हूँ ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, तो इसमें हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि कोई बातचीत फेल हो गई, फिर वो दोबारा स्टार्ट हुई, फिर उसका कोई पार्टली हल निकला, पूरा हल नहीं निकला। तो हमें इतना नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि जी ये इस डायलॉग का कोई हल नहीं निकलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा, पिछले दिनों अचानक हमने देखी कि एक वेव चली थी कि बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आज़म बनाया जाए, उसके लिए मीटिंग्स भी हो रही थी, पार्टी के कुछ लोग भी कह रहे थे, कुछ सोशल मीडिया, कुछ चैनल्स वगैरह, जर्नलिस्ट। इसमें कितनी सच्चाई है? वाकई बिलावल साहब इस वक्त इन द गिवन सिचुएशन वो शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस करने के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं, सियासी तौर पर आपकी पार्टी तैयार है, या वैसे ही मेरे जैसे या दीगर लोग जो हैं वो बैठ के ऐसे खबरें देते रहते हैं? देखिए अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछें सर और पार्टी की राय पूछें तो मैं ये कहूँगा कि हमारी तो ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, अब जाहिर सी बात है किसी के कहने से या किसी के करने से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो एक उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो कि हम कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप समझते नहीं इन द गिवन सिचुएशन जब ऑलरेडी वहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, क्यास है, सड़कों पे, ऐवान में, हर जगह पे, आज भी ऐवान में बड़े ये फटे हुए, उस वक्त जो आप उनके पार्टनर्स हैं इनके नवाज लीग के, जब वहाँ से बात आना शुरू हो जाएगी एक साल बाद कि शहबाज शरीफ साहब की जगह बिलावल साहब को बनाया जाए वज़ीर आज़म, तो समझते नहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो बढ़ेगी और इस मुल्क में ऑलरेडी जैसे मैंने कहा मसाइल हैं वो ज़्यादा ख़राब होंगे। इस मौके पर आपका ये कहना कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनना चाहिए, आपकी पार्टी की तरफ से आवाज़ें आई, तो इट विल ऐड मोर chaos टू द पॉलिटिकल सिचुएशन। आप नहीं समझते? आप क्या समझते हैं कि क्लासा साहब द फैक्ट इज कि आज शहबाज शरीफ भी को तो प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया ना, कि नहीं बनाया? ठीक, तो ये कहना कि जी वो क्यों प्राइम मिनिस्टर बने और बिलावल साहब ना बने या कोई और ना बने, तो ये तो कोई बात नहीं है। जब हम किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं तो वो भी हमारे कैंडिडेट को बना सकते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान साहब को हटाया गया था तो ये प्रोजेक्ट जो है बुनियादी तौर पर नवाज लीग का नहीं था, ना उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, ये जरदारी साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट था और वही लाहौर गए थे, उन्होंने इनसे शहबाज शरीफ साहब से, मरियम साहबा से मिला के इनको राज़ी किया था और उन्होंने तो कहा था कि बिलावल साहब को बना लें वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा नहीं शहबाज शरीफ साहब आपने वज़ीर आज़म बनना है। तो वो कहते हैं सारा जो ट्रिगर हुआ ये तो ये पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, अब वो थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पे सोचते हैं सर, वो तो बना रहे थे वज़ीर आज़म। मैं आपको एक बात बताऊं सर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है, ट्रिगर ये हर तरीके से हुआ था, हर पार्टी के साथ हुआ था, सिर्फ हम नहीं थे, हम इसलिए आपको नजर आए इन द गेम क्योंकि प्रैक्टिकली रोल में हम ज्यादा थे, लोगों को हमने मैनेज किया, लोगों को हमने रखा, लोगों की मैनेजमेंट की, फिजिकली मैनेजमेंट की,
उसकी वजह से आपको ये ज्यादा फील होता है। वैसे आपने इतना बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, आई एम सॉरी टू कट यू, आपने कहा फिजिकली मैनेजमेंट की, चलो बाकी मैनेजमेंट तो हमें समझ आती है, इससे फिजिकल मैनेजमेंट से क्या मुराद है लोगों की आपने की, मतलब व्हाट डज इट मीन सर? फिजिकल मैनेजमेंट ये की कि हमारे लोग आके, हमारे जो एमएनएस थे, हमारे जो सेनेटर्स थे, हमारे जो एमपीएस थे, उन्होंने आके सारा ये रोल प्ले किया यहाँ। उसके बगैर तो ये इम्पॉसिबल था। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे थे जो सिंध हाउस में कोई ये पीटीआई के एमएनएस को रखा गया था और बड़े उस पर हंगामे हुए, वो भी तो फिजिकली मैनेज था सर? सर वो तो एक दफा एक जगह की आप बात कर रहे हैं ना, मैरियट में अलग लोगों को रखा गया, सरीना में अलग लोगों को रखा गया, ये तो एक पूरी जिस आप ये करें ना एक मूवमेंट थी ये। इट वाज नॉट कि जी ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ, पीपल्स पार्टी का एक कंट्रीब्यूशन था इसमें, तो देयर इज नो डाउट। तो सर इसको ये कहना कि जी सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से ये हुआ, दैट आई डोंट थिंक इट इज ट्रू। तो सर ये जो आपने कहा सरीना में रखा था, मेरिट में रखा और बड़े 5 स्टार 4 स्टार व्हाटएवर, तो क्लासरा साहब वो लोग डरे हुए थे, उनको थ्रेट्स आ रही थी, तो सर जी सर उनकी हालत खराब थी। वो फेयर एनफ सर, तो उसकी फंडिंग कौन कर रहा था? हु वाज प्रोवाइडिंग द फंड्स? साहब जरा इस पे पैसे लगते हैं इस काम पे सर। सर फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी, और कौन कर रहा था? अच्छा ये मतलब पार्टी फंड से आ रहा था, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग ये कर रहे थे, और कहां से आएगा? अच्छा मैं सर जस्टिन, अच्छा सर अब नाउ कमिंग टू द मेन, आपसे हालांकि बड़ी ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है पॉलिटिकल, और सर ये अभी 2 चीज़ें हुई हैं, हम उस पर फाइनेंस कमेटी पे आते हैं जो आपने पिछले हफ्ते बड़ा वहाँ पे इंकशाफात हुए वीज़ा डेबिट कार्ड के हवाले से कि डॉलर्स की जो आपका ख्याल है वीज़ा के ज़रिए बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इससे पहले सर जो अभी आज एक लेटर लिखा है आपकी कमेटी ने, ये इफ़त साहब जो हैं, अगर इफ़त साहबा जो हैं, उन्होंने ये एफबीआर को, जिसमें जो कोई 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं 6 रुपए की खरीदी जा रही हैं, सर इसकी क्या डिटेल्स हैं? अच्छा मैं तो पहले समझा था, मैं शायद लेटर या नोटिफिकेशन जो है ना ये जेली होगा। ये लेटर हमारे पास खुद आया था, तो हमने वेरीफाई करने के लिए ये लेटर एफबीआर को लिखा है कि इसका बताएं ये क्या है। ऐसी सिचुएशन में जब 400 बिलियन रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है एफबीआर में, आप 6 बिलियन रुपए खर्च करने जा रहे हैं गाड़ियां खरीदने के लिए, और इससे क्या ऐसी चीज होगी जिससे कोई बेहतरी आएगी, जिससे कोई रेवेन्यू ज्यादा आएगा, और ऐसे मौके पे ये डिसीजन लेना और ये एक्शन लेना। और दूसरा इसमें एक और इशू है सर कि ये टेंडर प्रोसेस भी फ्लॉड है। अच्छा। एक मैन्युफैक्चरर की गाड़ी आपने चूज कर ली, दूसरे मैन्युफैक्चरर, आज 4-5 मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, आपने क्या सबसे ऑफर ली, आपने बिडिंग करवाई अगर गाड़ी लेनी थी, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अभी ये दोनों चीजें जो हैं इस मौके पे आके हमने उनसे यही लेटर मांगा है कि भाई ये क्या है, आपने ये कैसे किया है और इसका क्या प्रोसेस फॉलो हुआ था। तो ये कमेटी अगली कमेटी के आपके इजलास के एजेंडा में होगा मेरा ख्याल है ब्रीफिंग के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 22 तारीख को हमारी कमेटी है, आप जरूर आइएगा। तो सर इसका मुझे ये नहीं आती कि वो ठीक है, जरूरत भी हो सकती है एफबीआर के ऑफिसर्स की ग्राउंड पे। देखें हमें उससे इख्तलाफ नहीं है जी, अगर कैबिनेट ने अप्रूव किया है जरूर जरूरत होगी, आपने जस्टिफाई किया होगा जी, मगर कोई एक प्रोसेस होता है ना, सडनली 1000 गाड़ियों की कहाँ जरूरत पड़ गई? इसका मतलब एफबीआर में क्या लोग पैदल आते जाते थे? तो आपका क्या, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सर, आपने खुद ये मतलब इस 10-12 साल से ज्यादा कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी के, आपको सारा इन्स आउट, तो आपकी क्या रीडिंग कहती है, आपके सेंस क्या कहते हैं कि 1000 गाड़ियों को 6 बिलियन इज क्वाइट एन अमाउंट, उसकी क्यों जरूरत पड़ गई होगी इनको? आपकी अपना क्या एक असेसमेंट है? तो हमने लेटर लिखा है उनसे पूछने के लिए कि भाई ये क्या एकदम से ऐसी कौन सी चीज हो गई जिसमें आपको ये गाड़ियों की जरूरत पड़ गई, और इससे रेवेन्यू और एफबीआर की वर्किंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आके वो बताएंगे 22 को। अच्छा 22 को इसमें होंगे। चलें सर ये तो आएगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है आप भी शायद एग्री करेंगे कि ये इस तरह के अगर उनकी ज़रूरत है भी सही एफबीआर के अफसरान की, तो आम लोगों में तो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि वो जो टैक्स दे रहे हैं लोग, वो तो यही समझेंगे कि हमारा पैसा जो है वो इन पे सिविल मिलिट्री हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो या दीगर लोग हों, तो उनकी गाड़ियों पर, उनके पार्क्स एंड प्रिविलेजेस पर खर्च होता है। स्पेशली जब आप कह रहे हैं कि शार्ट फॉल वगैरह भी हैं, एक साइड तो ये, दूसरी साइड वो कहते हैं इसे ग्रोथ का भी तो एक लगता है कि 1000 गाड़ियाँ आएंगी, अगर 6 बिलियन रुपीस जाता है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो लोगों के जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, और ये टैक्सेस हैं या ये ग्रोथ है, वो भी कोई होता है सम टाइम इसका उससे ताल्लुक? सर मेरी तरफ से वो 2000 ले, मगर हमें बताएं तो कि भाई एकदम इस वक्त
1000 गाड़ियों की कैसे जरूरत पड़ गई? 100 गाड़ियां ले सकते थे आप, प्लान बना सकते थे, 3 साल में आप 1000 गाड़ियां ले सकते थे। 1000 गाड़ियां एकदम लेने से आपको क्या आपकी चेंज आएगी एफपीआर में? क्या आपकी रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज आएगी? क्या होगा? अच्छा, मतलब आप जानना चाहते हैं पहले उनसे, उसके बाद ही कोई अपनी कोई राय कायम करे? ऐसी बात है ना, उन्होंने भी तो कैबिनेट से अप्रूव कराया है। कैबिनेट या तो कैबिनेट को समझ नहीं आई क्या है क्या नहीं है, तो पता तो चले कि ये आपको एकदम से 1000 गाड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई। तो कैबिनेट के आप वो भी मंगवा सकते हैं सर, वहां से कोई ना कोई फाइनेंस वाले बैठे होंगे सारे वहां कैबिनेट पे। नहीं, वो तो हमारे पास समरी है कैबिनेट की। अच्छा, आपके पास है वो? हाँ, राइट सर। अच्छा सर जी, ये नाउ कमिंग टू जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था विच वाज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और लास्ट कमेटी मीटिंग में आपने खासी उस पर बात की है, ये वीजा डेबिट कार्ड के जरिए डॉलर्स बेचने वाली क्या कहानी है सर? सर ये क्लासा साहब, बहुत मुझे दुख हुआ है ये चीज आज तक ना मैंने रियलाइज किया। और स्टेट बैंक ने मीटिंग में गवर्नर ने मुझे कहा कि सलीम साहब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा उठाया। उन्होंने मुझे ये कहा और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट की है। तो मैंने कहा गवर्नर साहब, आप और बैंकों ने जो ये काम कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आई कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है और आप धड़ाधड़ वीजा मास्टर कार्ड इशू करते हैं। रुपए में मैं चीज खरीदता हूँ डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और उसकी रॉयल्टी जो है वो वीजा मास्टर कार्ड को डॉलर में जाती है। तो मैंने कहा ये दुनिया में कहाँ होता है? इवन चाइना जैसे मुल्क में आप वीजा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड पे नहीं यूज कर सकते, वो नहीं एक्सेप्ट करते। यहाँ हमारी एटीएम मशीन से पैसे आप वीजा मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड पे निकाल रहे हैं, आप शॉपिंग और चीजें खरीद रहे हैं वीजा मास्टर कार्ड पे, और एवरेज आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर क्या निकलेगी, बट एवरेज हर बैंक कोई 2 से 2.5 मिलियन डॉलर वीजा मास्टर कार्ड को भेज रहा है। सालाना? वीकली। अच्छा, वीकली जा रहे हैं। और मैं आपको क्लासा साहब, जो मुझे दुख हुआ ना, वो ये दुख हुआ लोगों की फीस यहां से नहीं गई। जब डॉलर का क्राइसिस आया, कोविड का टाइम आया, सारा कुछ डिले हुआ, एयरलाइंस की रॉयल्टी नहीं, पेमेंट्स नहीं गई टिकटों की, सारी दुनिया के डॉलर रोक दिया आपने, इनको पैसे जाते रहे। तो आपको इसके पीछे क्या कहानी लगती है सर, कि भाई ये क्यों हो रहा था सर? देखिए, मैं तो समझता हूं कि किसी ने रियलाइज ही नहीं किया, और ये गवर्नर की बात से मुझे अंदाजा हो गया कि उन्होंने कभी इसको देखा ही नहीं। अच्छा। और उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि ये कितना बड़ा ड्रेन है हमारे ऊपर और कितना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। ये गवर्नर स्टेट बैंक से ज्यादा किसको डॉलर की सिचुएशन का पता होगा, क्राइसिस का पता होगा? आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाई, उनको उनके नजदीक ये कोई अगर इशू नहीं था या डॉलर बहुत आ रहे थे, सो लिहाजा किसी को महसूस डॉलर तो थे ही नहीं हमारे पास, कहां से आ रहे थे? तो उनको तो दे रहे थे सर, ये आप बता रहे वीजा डेबिट वालों को तो मिल रहे थे, उनको बैंक भेजे जा रहे थे। अच्छा सर, एक और बताएं, अगर इन केस जो आप, अगर कोई लोग बाहर जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सारे सम टाइम हम भी डेबिट वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं टू बी फेयर, तो अगर हम वहाँ पे कोई चीज़ खरीदते हैं, किताब लेते हैं, शर्ट लेते हैं या वट एवर, कोई आप वहाँ पे जो भी आपने कोई ख़रीदारी करनी है, तो अगर वो नहीं करते वीज़ा डेबिट पे, तो फिर क्या ऑप्शन है? वो यहाँ लोकली तौर पर डॉलर खरीद के जाते हैं, बात तो एक हो जाएगी, रुपीज़ निकालें, लोकल मार्केट से लें, या इसका क्या डिफरेंस है सर? जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हम बाहर की ट्रांजैक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे जी। बाहर की ट्रांजैक्शन की कोई बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं जो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपी की परचेजिंग, रुपी की आप परचेजिंग कर रहे हैं, राइट, मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं, बाहर का तो मसला ही नहीं है। मतलब जो हम यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको फीस जा रही है या उनको क्या जा रहा है सर? सर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ, उसके अगेंस्ट उनको फीस जा रही है। तो सर उसका फिर आप जाके गुल अहमद से एक जोड़ा खरीद रहे हैं शलवार कमीज का, उसकी फीस जा रही है। तो सर इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? साफ ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल कंपनी है, वो फैसिलिटी दे रहे हैं। इसका जो उन्होंने जवाब दिया ना, बड़ा मजे का था सर। उन्होंने कहा, आप थे नहीं ना उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जी हमारा एक पाक पे अकाउंट भी है, ठीक, पाक पे सिस्टम भी है जी। तो मैंने वो कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे गवर्नर के साथ, मैंने कहा सर यहाँ कोई तकरीबन 100 आदमी बैठा हुआ है इस कमेटी हॉल में, किसी से मैं किसी का डेबिट कार्ड किसी से पूछूं कि किसी के पास पाक पे का डेबिट कार्ड है? कभी किसी ने सुना है?
मैंने कहा आपके पास है? कहता हाँ जी मेरे पास है। तो मैंने कहा आप कमेटी को दिखा दें, क्योंकि हमने तो आज तक नहीं देखा। ये मेरे लिए भी नई बात है, अगर वो था तो उसको थोड़ा सा इन्हें प्रोपेगेट करना चाहिए था, पब्लिसाइज करते। नोबडी नोज़। मजे की बात की जी। उसने कहा जी बैंकों को आपको ऑफर करनी चाहिए दोनों पहले। मैंने कहा आज तक मुझे 3-4 बैंकों में मेरा अकाउंट है, किसी बैंक ने आज तक ऑफर नहीं किया। फिर एक और मजे की चीज मुझे भी नहीं किया सर, मेरा भी 2-3 बैंकों में सैलरी की वजह से। मजे की चीज और एक और बताऊंगा आप सर, जो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की फीस देते हैं बैंक को इशू करने की जी, कोई 4,000 रुपए लेता है, कोई 3,000 लेता है, कोई 2,000 लेता है, जो भी लेते हैं वो भी उनको जाती है। अच्छा, ये उनको बहर के जो वीजा डेबिट वाले हैं उनको जा रही है, जिनके जरिए ट्रांजेक्शन हो। तो इसका अल्टरनेट आप बता रहे हैं कि कोई सच कोई मतलब है? हमारा लोकल सिस्टम है। ये जो आप एटीएम मशीन यूज करते हैं, ये वन लिंक सिस्टम, और ये भी सारा बैंकों ने बनाया है। सब बैंक इसके शेयर होल्डर हैं। और ये पाक पे सिस्टम भी बैंकों ने बनाया है। तो ये तो एक मिली भगत है। मैं इसमें बैंकों को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा और स्टेट बैंक को भी ठहराऊंगा कि उन्होंने ये कैसे अलाउ किया। तो अगली कोई मीटिंग में कोई इनको दोबारा एजेंडे पे है आपकी, जो 22 की हो रही है, फॉलो? बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बड़ा मेजर एजेंडा है, बिकॉज ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर हफ्ते जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। जब हम बात कर रहा हूं आपसे, अभी भी जा रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, उनको कोई यहाँ से सपोर्ट मिली हुई है, कुछ लोगों का शेयर है, या क्या मतलब है? इट्स अ बिजनेस, इट्स अ हैंड इन ग्लव सिचुएशन। तो इसमें कौन हो सकते हैं? बैंक मुलविस हो सकते हैं, या कुछ और कोई बिग पार्टीज भी हो सकती हैं सर, बिग गन्स? सर वीजा, मास्टर कार्ड, बैंक्स और स्टेट बैंक, एंड दे ऑल ऑफर दिस एंड चल रहा है। वो वीजा मास्टर कार्ड बैंकों को पैसे देते और वो ये उसको प्रमोट करते हैं। तो राइट सर, चलें इस पे हम फॉलो करते रहेंगे आपसे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ जो चीज़ें आपने बताई हैं कि इसका अल्टरनेट के तौर पर क्या हो सकता है, और वीज़ा डेबिट कार्ड के हवाले से। बड़ी मेहरबानी सर जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सलीम मानवीवाला हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बातें की FBR की जो कार परचेजिंग का ऑर्डर है उस हवाले से भी, और वीज़ा और मास्टर कार्ड के हवाले से भी। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद अहम स्टोरीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे।